और आज का हमारा हो गया। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग एक नए केस टेकिंग के लिए एक नया विषय को लेकर के फिर आ रहे हैं। कल हम लोगों ने बॉडी लैंग्वेज देखा था, फिर टेम्परामेंट हमने देखा था और इस तरह से कॉन्स्टिट्यूशंस भी हम लोगों ने देखा है। तो अब एक इन सारे चीज़ के बाद में एक हम लोगों के सामने में एक नया शब्द उभर करके आ रहा है, वह है लाइफ स्टाइल। और आज के संदर्भ में लाइफ स्टाइल की चर्चा जोरों पर है। और दूसरा हम लोगों ने यह देखा है कि लाइफ स्टाइल का प्रभाव हम लोगों के व्यक्तिगत जीवन में तो पड़ता ही है, इसके साथ साथ हमारे शरीर पर और रोग पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। और इसलिए डॉक्टर हैनीमैन ने 77 एफॉरिज में बड़ा अच्छा बात कहा कि एक ऐसा डिजीज होता है जो कि लगता है कि क्रॉनिक डिजीज है, लेकिन उसके अंदर में कोई क्रॉनिक मायाज्म का कोई चर्चा नहीं होता है। और वह जो है सो केवल एक सिचुएशंस के कारण होता है और उसको सुधार कर देने से दवा देने की आवश्यकता बिना दवा के भी ठीक हो जाता है। उन्होंने कहा कि नेचुरल क्रॉनिक डिजीज और आर्टिफिशियल क्रॉनिक डिजीज। आर्टिफिशियल क्रॉनिक डिजीज जो मतलब वैसा क्रॉनिक डिजीज जो कि क्रिएट हुआ, जो उत्पन्न हो गया परिस्थिति के कारण। तो परिस्थिति आपके जीवन में बहुत सारे आते हैं। एक रोगी के जीवन में, हम लोगों के जीवन में कई एक परिस्थितियां आती हैं। परिस्थितियों के साथ हम लोग समझौता करते हैं और समझौता के साथ में हम लोग जो होता है समझौता के जो एग्रीमेंट जिसको कहते हैं, उसमें कुछ हम लोगों को नुकसान होता है, कुछ लाभ होता है। तो नुकसान तो जो है तो तभी तक चलेगा जब तक कि आप समझौता में बने रहेंगे, और अगर आप उसको चेंज कर देंगे तो फिर वह नुकसान ठीक हो जाएगा। इसलिए डॉक्टर हैनीमैन का जो अध्ययन है, उनका जो अनुभव है, वह आज के संदर्भ में बहुत इम्पॉर्टेंट है। और WHO ने बहुत ही सही तरीके से लाइफ स्टाइल पैटर्न का डेफिनेशन दिया है। उन्होंने कहा है कि लाइफ स्टाइल आर द पैटर्न्स और बिहेवियर चॉइस फ्रॉम अल्टरनेटिव दैट आर अवेलेबल टू पीपल according to their socio-economic circumstances and the ease with which they are able to choose certain one over। माने सामाजिक और आर्थिक स्थिति के कारण व्यक्ति जो अपने जीवन में जो वैकल्पिक उपाय चुनता है, अपने किसकी क्यों चुनता है? अपने जीवन को सरल बनाने के लिए, आसान बनाने के लिए, है ना, जो चुनता है। और उसके कारण परिणाम स्वरूप जो होता है वह उसकी प्रतिक्रिया होती है। लेकिन उसके पीछे लाइफ स्टाइल अडॉप्ट करने के पीछे में हमारा बिहेवियर होता है, हमारा भाव यह होता है कि मेरा जीवन सरल हो जाए, सिंप्लिसिटी। और सिंप्लिसिटी के विषय में वर्ड्सवर्थ लॉन्गफेलो ने बड़ा अच्छा लाइन कहा है, इन कैरेक्टर, इन मैनर, इन स्टाइल, इन ऑल थिंग्स द सुप्रीम एक्सेलेंस इज सिंप्लिसिटी। सरलता कहाँ है? सरलता का बोध जो है सो आपके चरित्र में है, आपके व्यवहार में है, आपके स्टाइल में है, शैली में है, और जो आपके जीवन के को संचालित करता है उनमें। तो यह सरलता कितना मेंटेन रहता है। अगर सिंप्लिसिटी कहने का मतलब कि कॉम्प्लेक्स नहीं होना और आपका सारा चीज़ जो है सो जीवन, माइंड, बॉडी एक हार्मोनी में चलते रहना के कारण, और आप भी खुश रहे, है ना, शरीर भी खुश रहे, मन भी खुश रहे। तीन जगह पर खुशी की बात होती है, शरीर की खुशी, मन की खुशी और जीवन की खुशी। ये तीनों खुशी जहाँ मिल जाए उसको सिंप्लिसिटी कहते हैं, उसी को सरल कहते हैं। और जहाँ कहीं एक पर बिखराव होता है वो कॉम्प्लेक्स क्रिएट होता है। तो कहा कि ये शैली जो है ना, जीवन शैली जो है सो बहुत बड़ा फैक्टर बन जाता है हम लोगों के अंदर में बदलाव लाने के लिए। मैं रोग की बात नहीं करता हूँ, जीवन शैली से हमारा रोग, हम लोग बहुत कुछ अपने को स्वस्थ भी कर सकते हैं। अभी जैसे हम लोग योग दिवस मनाने जा रहे हैं, तो योग दिवस के दिन में हम लोग अपने लाइफ स्टाइल में योगा को जोड़ने की बात करते हैं। योगा क्या है? आपके बॉडी को एक ऐसा सहज बनाने का कोशिश करता है जिससे कि
आपके रोग दूर रहे, आप सरल रहें, आपका मन स्वभाव सब कुछ ठीक रहे, आपके अंदर में इम्यूनिटी बढ़ जाए। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेज है लाइफ स्टाइल, जो हम लोगों के लिए अध्ययन करना रोगी के साथ में, है ना, रोगी के साथ में बहुत ही जरूरी होता है। क्योंकि अगर लाइफ स्टाइल का अध्ययन नहीं करेंगे, जानकारी नहीं होगी, तो हम लोग बहुत कुछ नहीं जान पाएंगे कि रोग जो है सो नेचुरल डिजीज है या इसका आर्टिफिशियल डिजीज है। जीवन में उसका खाना अच्छा नहीं मिल रहा है, अपना फिजिकल एक्सरसाइज नहीं कर रहा है, सिगरेट का स्मोकिंग कर रहा है, बहुत ज़्यादा अल्कोहल ले रहा है, इलीगल ड्रग्स ले रहा है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। एक व्यक्ति है जो कि जिंदगी में उसको आराम ही नहीं मिलता, और एक व्यक्ति को इतना आराम मिलता है कि उसको काम ही नहीं करता, उठता ही नहीं है। ये लाइफ स्टाइल का जो बिहेवियर जो है ना, ये हम लोगों के जीवन को प्रभावित करता है, रोग को प्रभावित करता है, हमारी स्थिति को प्रभावित करता है और डिजीज का कारण बनता है। इसलिए आज के संदर्भ में पूरा विश्व जो है सो और मेडिसिन डिजीज को भी दो भाग में बांटा जा रहा है। एक भाग को कहते हैं जो कि लाइफ स्टाइल रिलेटेड डिजीज, यानी आपके जीवन शैली से उत्पन्न रोग, जीवन शैली से उत्पन्न रोग। और एक रोग होता है जो कि प्राकृतिक रोग है, जो जीवन शैली से, उसका मतलब नहीं है आपके अंदर में है, आपके अंदर में होना है, ससेप्टिबिलिटी है, सेंसिटिविटी है, मैग्नेटिक फैक्टर्स है, बहुत सारे फैक्टर्स को लेकर के आपका जो लाइफ जो परिवर्तन आता है उसको नेचुरल डिजीज के अंदर में रखते हैं। इस चीज़ को हम लोगों को एस्टैब्लिश कर लेना पड़ेगा कि इस रोगी को नेचुरल डिजीज है या आर्टिफिशियल रोग है। आर्टिफिशियल रोग है तो हम कहाँ तक दवा देंगे, कहाँ तक दवा नहीं देंगे। दवा देना ही हमारा काम नहीं है, है ना। हर एक समय में दवा दे देना डॉक्टर का काम नहीं है। जहाँ दवा का जरूरत ही नहीं है वहाँ पर दवा हम क्यों देंगे। हमें उसे सलाह देना भी एक दवा है, उसका जीवन शैली को बदल देना भी एक दवा है। इस चीज़ को हम लोगों को दिमाग में रखना पड़ेगा। और ये जो है सो लाइफ स्टाइल जो है सो ये हाइजीन और पब्लिक हेल्थ में नहीं आता है, ये व्यक्तिगत होता है, क्योंकि लाइफ जो है सो व्यक्तिगत है, ठीक है ना। और इसमें अपना ही पर्सनल है। अब लाइफ स्टाइल सभी कोई अपने अपने जीने का तरीका है ना। शैली जो है जीने का जो शैली है सभी के लिए अलग अलग है। तो इसको पब्लिक हेल्थ इशू नहीं कहते हैं। पब्लिक हेल्थ इशू से हमको क्या होता है, हमको ये कॉन्टेजियन डिजीज होते हैं, वायरल डिजीज होते हैं, एपिडेमिक डिजीज होते हैं। तो ऐसा जिससे संक्रमण के कारण आता है उसको कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं। और जो संक्रमण के कारण नहीं आता है उसको नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं। तो रोग को हम लोगों ने जो अभी आप नया वर्गीकरण को देख रहे हैं, कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का मैक्सिमम पार्ट जो है सो आपको लाइफ स्टाइल डिजॉर्डर से आता है। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के अंदर में लाइफ स्टाइल डिजॉर्डर हो गया, और दूसरा कुछ ऐसी परिस्थिति हो गई जो कि आपके जीवन को प्रभावित किया हुआ। तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के अंदर में ये ऐसा करने से आप शराब कोई पीता है तो उससे दूसरे लोग को क्या प्रभावित होगा, यही प्रभावित हो सकता है कि देखा देखी शराब पीने लगे, है ना। लेकिन वह कम्युनिकेट तो नहीं हो रहा ना, वो तो आकर्षण के कारण हो रहा है। और जीवन में आकर्षण के कारण ही हम लोग एक नया जिंदगी बनाना चाहते हैं, नया ये करना चाहते हैं। और यह देखा गया है कि बहुत सारे बीमारियां, और आप चिकित्सक जब बन रहे हैं तो आप अनुभव कीजिएगा कि बहुत सारी बीमारियां हैं जहां की दवा की आवश्यकता नहीं होती है। खास करके कार्डियोवास्कुलर डिजीज, हाइपरटेंशन, हार्ट फेलियर, स्ट्रोक, कैंसर, डायबिटीज, ये सारे चीज जो हैं तो इसमें कई एक जगह पर दवा की जरूरत ही नहीं है। मैं तो कई एक रोगी के साथ में जब देखता हूँ तो देखता हूँ कि इसमें डायबिटीज कंडीशन है, और डायबिटीज कंडीशन में दवा नहीं देके खाली प्लेसिबो दे करके मैं ठीक कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि उसका लाइफ स्टाइल को मैं चेंज कर रहा हूँ, और लाइफ स्टाइल चेंज करके उसके साथ में उसको ठीक कर रहा हूँ। अगर दवा देने की आवश्यकता नहीं है, वहाँ दवा दीजिएगा तो क्या होगा, ड्रग डिजीज पैदा होगा। इसीलिए बड़ा हम लोगों को सोच विचार के चलना पड़ता है कि रोग दवा दे करके भी हम आर्टिफिशियल डिजीज करते हैं, है ना। डॉक्टर हैनीमैन ने कहा कि ड्रग डिजीज, कॉम्प्लेक्सिटी आर्टिफिशियल डिजीज का एक कारण होता है मल्टी ड्रगिंग,
बहुत सारे एक दवा के बाद में दूसरा, और होम्योपैथी में भी हम लोग ऐसा कर सकते हैं और करते हैं। तो ये मल्टी ड्रगिंग और ड्रग का ड्रग वही होता है जो जहाँ जरूरत होती है, जहाँ नहीं होती है जरूरत है वहाँ क्यों देंगे। तो ये हम लोगों को लाइफ स्टाइल इंटरवेंशंस को समझना पड़ेगा, और लाइफ स्टाइल में जो आप इंटरवेंशंस करते हैं तो उसके कारण बहुत सारे कंडीशंस को बिना दवा के आप ठीक कर लेते हो। और यह केस टेकिंग के दौरान ही आपको पता कर लेना पड़ेगा कि आप लाइफ स्टाइल के चेंजेस आपने उसके अंदर में कितना लाया। इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस और फंडामेंटल बायोलॉजिकल मैकेनिज्म इसके कारण भी आता है, लेकिन वह लाइफ स्टाइल नहीं हुआ, प्रकृति का प्रकोप है ना, आपका बायोलॉजिकल मैकेनिज्म है, आपका जेनेटिक एक्सप्रेशन है, ये भी आपका बहुत सारा नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में आता है, लेकिन वो लाइफ स्टाइल के अंदर में नहीं आएगा। लाइफ स्टाइल जो आप खुद आपके स्टाइल आपके व्यवहार के कारण रोग आता है, उसको हम लोग लाइफ स्टाइल डिजॉर्डर्स के अंदर में लेते हैं। जो अभी सबसे महत्वपूर्ण WHO ने रिकॉग्नाइज किया है लाइफ स्टाइल को डिजॉर्डर्स को, उसके अंदर में आता है कॉरोनरी हार्ट डिजीज, दूसरा आता है स्ट्रोक आता है, लंग्स कैंसर, कोलन कैंसर, डायबिटीज और क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज COPD, है ना। ये आपको बहुत कॉमन फैक्टर्स है जिसे कि रिकॉग्नाइज किया गया है, और इसके पीछे में कहा गया ये जो है सो मेनली आपके शरीर जीवन में जो आपने शैली अपनाया है, जो जीवन में व्यवहार को जो अपनाया है, उसके कारण कोलन कैंसर तो अब बहुत ही कॉमन होता जा रहा है, लंग्स कैंसर भी बहुत ज़्यादा कॉमन होता जा रहा है, और डायबिटीज भी तो बहुत कॉमन हो रहा है। हार्ट डिजीज तो आपको आए दिन मिलते रहेंगे, और मैंने बहुत सारे हार्ट डिजीज को देखा हूँ जहाँ की केवल उसको मैनेजमेंट के साथ में और धीरे धीरे उनकी दवाई जो वो ले रहे हैं एलोपैथी में उसको छुड़वा दिया गया। तो कहते हैं कि इसके परिणाम स्वरूप हमें एक डिजीज स्टेट आ जाता है, जिसको कि हम लोग नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के अंदर में लेते हैं, और ये हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा पहलू हो जाता है, जिसको लेकर के हमको जिंदगी भर ढोना पड़ता है, और तब तक ढोना पड़ेगा जब तक कि आप अपने अंदर में बदलाव नहीं लाते हैं। कितनी भी दवाइयाँ देंगे तो आपका ठीक हो जाएगा क्या? आप अगर लाइफ स्टाइल को करेक्ट नहीं करिएगा, आपको डॉक्टर हैनीमैन ने क्या कहा, जो बेसिक जो ऑब्स्टैकल टू रिकवरी हम लोग पढ़ते हैं ना, ऑब्स्टैकल टू रिकवरी क्या है? ऑब्स्टैकल टू रिकवरी यहाँ पर लाइफ स्टाइल है। तो ये नया शब्द जो पैदा हुआ है वो डॉक्टर हैनीमैन का ही ऑब्स्टैकल टू रिकवरी की बात है, और ऑब्स्टैकल टू रिकवरी को ऑब्स्टैकल टू रिकवरी ठीक होने में रुकावट पैदा करने वाला यानी कि सही दवा देने के बाद भी वह ठीक नहीं हो रहा है जब तक उसकी अवस्था को परिवर्तन नहीं करोगे। और आज के समय में, आधुनिक समय में जो सबसे बड़ा कारण बनता जा रहा है आपको वह है लाइफ स्टाइल डिजॉर्डर, जो हमारे स्वास्थ्य और डिजीज का, रोग का, ये दोनों का को प्रभावित करता है। हमारे बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स पर ये जैसा रहेगा, हमारा जेनेटिक मेकअप जैसा रहेगा, उसके आधार से इसकी इंटेंसिटी बदलती है। अगर किसी के जेनेटिक में फीचर्स में और बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में अगर कोई पहले से रोग चला रहा है और वहाँ पर लाइफ स्टाइल जो आपने अडॉप्ट किया है, तो आप जल्दी पीड़ित हो जाओगे। अगर किसी का जेनेटिक कैरेक्टर और बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर पहले से बहुत अच्छा रहा है तो थोड़ा सा पीड़ित तो होगे, लेकिन थोड़ा बाद में होगे, तुरंत नहीं होगे, थोड़ा सा बाद में होगे, और वह तुरंत आपकी ससेप्टिबिलिटी नहीं बनेगी। लेकिन अगर बैकग्राउंड में आपको रहा तो ससेप्टिबिलिटी बन जाती है रोग होने का। और लाइफ स्टाइल जितना कहते हैं ऐसे घी में आग में घी डालना है ना, आग में घी डालना, ये लाइफ स्टाइल जो है तो उस जेनेटिक डिजॉर्डर के लिए आग में घी डालने के बराबर हो जाता है ना। ऊपर से कुछ हम लोग उसमें दे देते हैं जिससे कि वो लहक जाता है और भी तेज जलने लगता है। तो लाइफ स्टाइल डिजॉर्डर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर टू द जेनेटिक डिजॉर्डर्स के साथ भी होता है। जेनेटिक डिजॉर्डर को जेनेटिक और बायोलॉजिकल डिजॉर्डर्स को अगर प्रमोट बढ़ाने में मदद करता है तो यहाँ पर एग्रेवेटिंग फैक्टर्स होता है। तो हम लोगों ने क्या देखा
एक तो ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज भी है, व्यक्तिगत रोग में को बढ़ाता भी है, और अगर रोग नहीं है तो आपके अंदर में रोग पैदा कर भी देता है ना, रोग पैदा कर भी देता है। तो इस चीज को हम लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा। क्या रोगी के फैमिली हिस्ट्री में कोई रोग था, ससेप्टिबिलिटी थी? दूसरा, क्या उसको पर्सनल कोई बीमारी से सफर कर रहा था पहले से, और क्या उसके जीवन में परिवर्तन आया जिससे किस मोड़ से, किस समय से उसके जीवन में ज़्यादा ये रोग बढ़ना शुरू हुआ। ये 3 फैक्टर, 3 स्टेजेज में आप रोगी को एनालिसिस करना होगा, जिससे कि आप देखेंगे कि इसका लाइफ स्टाइल का जो प्रेजेंट लिविंग स्टाइल है वह कितना उसके रोग को प्रभावित करता है। प्रेजेंट लिविंग स्टाइल कितना रोग को प्रभावित करता है, इसको महत्वपूर्ण हम लोगों को एनालिसिस करना पड़ता है। बायोलॉजिकल डिटरमिनेंट में आता है आपका शरीर का स्ट्रक्चर, है ना। आप नाटे हैं और आप लंबा होने चाहते हैं, और नाटेपन का जो दायरा है वह तो आपको रहना पड़ेगा, उसमें तो परिवर्तन नहीं कर पाइएगा। और हम लोग तुलना के आधार पर भी रोग पैदा कर लेते हैं। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम डिटरमिनेंट में रोग को तुलना करते हैं हम लोग, एक आदमी दूसरे आदमी से। वो आदमी मोटा है, मैं पतला क्यों हूँ? अब आप मोटा होने के लिए अपना प्रयास करना शुरू कर, आपका बॉडी का स्ट्रक्चर, बायोलॉजिकल जो डिटरमिनेंट आपका स्ट्रक्चर बन करके आया है वो फ्रेम में रहिएगा ना, कि उससे बाहर जाने का कोशिश कीजिएगा, उससे बाहर जाने का कोशिश कीजिएगा तो आपका ये प्रॉब्लम होगा। ये बायोलॉजिकल डिटरमिनेंट के अंदर में आता है। आपको 4 रोटी पचता है, आपको जबरदस्ती देखा देखिए और ज्यादा खाइएगा। आपको 2 रोटी पचता है, आपको 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 ये खाना सूट करता है। हर एक व्यक्ति का अपना शरीर है और अपना खाना है और अपना उसका आधार है, और आपको उसके आधार पर नहीं सोच करके तो दूसरा क्या खाता है दूसरे के थाली में झांकिएगा तो क्या प्रॉब्लम होगा? प्रॉब्लम होना चाहिए। दूसरे के थाली में जब भी झांकिएगा और देखने का कोशिश करिएगा, उसको खाने का प्रयास कीजिएगा, तो उस समय में केवल आंख के लालच से आप भोजन को, यह आपके बायोलॉजिकल डिटरमिनेंट का फैक्टर बनता है। दूसरे के नकल करने में ये बायोलॉजिकल डिटरमिनेंट फैक्टर्स आता है। हम लोग बहुत कुछ हम लोग के समाज में नकल करने की पद्धति बनी हुई है ना। ये अपने को नहीं देख रहे हैं, मेरा सीमा क्या है, मेरी सीमा क्या है, मैं इसके अंदर में क्या कर सकता हूँ और कितना महत्वपूर्ण है। मैंने आपको स्टेजेज ऑफ लाइफ में बताया था कि कितना महत्वपूर्ण हम हैं, कितनी पोटेंशियलिटी, कितनी एनर्जी हमारे अंदर में है जो कि दूसरे से में नहीं है। जो क्षमता मेरे अंदर में है वो दूसरे में नहीं है। तो अपने को जब झांकने, रोगी कितना अपने में झांक रहा है और कितना बाहर झांक रहा है ना। तो देखते आप देखिएगा, रोगी आता कहता सर हमारे परिवार में सब मोटा है, हम दुबले हैं, या सभी कोई दुबले हैं, मैं मोटा हूँ। अब बड़ा उसको प्रॉब्लम है। तो अब वो चाहता है कि हम सभी परिवार के जैसे, ऐसा कोई रोग हो, ये रोग है क्या? ये तो रोग नहीं है। इसको तो उसको समझाने की बात, ये बायोलॉजिकल डिटरमिनेंट क्या आता है। उसके बाद आता है सोशल डिटरमिनेंट, माने सामाजिक व्यवस्था। जैसे आपका इंडिविजुअल बिहेवियर होता है, आपका एजुकेशन होता है, पढ़ा लिखा आप कितने हैं, सोशियो एंड इकोनॉमिक डिटरमिनेंट होता है। अब एजुकेशन का भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है ना। अगर आपको शिक्षित है, नहीं शिक्षित है, जानकारी है, नहीं जानकारी है, तो आपके लाइफ स्टाइल वैसे ही बदलेंगे। सोशल प्रभाव भी पड़ता है कि नहीं। फिर सप्लाई साइड डिटरमिनेंट, आपको कितना मिल जाता है और कितना नहीं मिलता है, आपूर्ति होनी चाहिए। फिर इन्वायरमेंटल डिटरमिनेंट होता है, और हेल्थ सिस्टम का डिटरमिनेंट होता है। सिस्टम माने जिस आपने हेल्थ को अपना कैसे मेंटेन करने के लिए आप योगा करते हो कि नहीं, आप मेडिटेशंस करते हो कि नहीं, दे आर द हेल्थ सिस्टम डिटरमिनेंट। और इन सभी को हमें अध्ययन करना है, और रोगी के अंदर में कहीं पर कमी है तो उसको पूरा करना है, और रोगी के अंदर में अगर वो ज़्यादा है तो उसको कम करने की व्यवस्था करनी है। इसका मेडिकल एस्पेक्ट्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये क्रॉनिक डिजीज के डोमेन फैक्टर्स बनता है, और केवल पब्लिक इशू, हेल्थ इशू नहीं रहता है। क्रॉनिक डिजीज का बहुत बड़ा मेंटेनिंग फैक्टर है। और जो हमारा आने वाला समय है उसको कहते हैं फ्यूचर ऑफ मेडिकल केयर,
अगर उसके साथ में आपको जनरल लाइफ स्टाइल गाइडेंस को नहीं प्रैक्टिस कीजिएगा, नहीं समझिएगा, रोगी के साथ में बात नहीं कीजिएगा, तो आप आउटडेटेड हो जाएंगे। और हैनीमैन हमको तो पहले ही सिखा गया, आपका डाइट एंड रेजिम की बात कह गया। और डाइट एंड रेजिम को पढ़िए, उन्होंने इतनी अच्छी बात की। मैं आपको कुछ उनके स्लाइड्स में मैं आपको कुछ और आगे बताना चाह रहा हूँ हैनीमैन के विषय में। तो डिटर्मिनेंट्स जो है आपके जीवन का, उसको ऑब्स्टैकल्स को, डाइट एंड रेजिम को, डाइट माने खाली खाना ही नहीं होता, रेजिम मतलब व्यवस्था, जीवन को व्यवस्था, तो जीवन को व्यवस्थित करने वाले है। और यह कहते हैं कि लाइफ स्टाइल इज द बेस्ट मेडिसिन। लाइफ स्टाइल जो है सबसे बेस्ट मेडिसिन के रूप में काम करता है, जहाँ की आपको नक्स भूमिका, बेलाडोना, रस्टॉक्स भी देने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है ना। डॉक्टर हैनीमैन 1797 में 1797 में एक बहुत बढ़िया आर्टिकल लिखा था। आर्टिकल का टाइटल है आर द ऑब्स्टैकल टू सर्टेनिटी एंड सिंप्लिसिटी इन प्रैक्टिकल मेडिसिन सरमाउंटेबल। क्या ऑब्स्टैकल टू सर्टेनिटी एंड सिंप्लिसिटी इन प्रैक्टिकल मेडिसिन इनसरमाउंटेबल, क्या ये बाधाएं और सरलता ये दोनों मेडिकल प्रैक्टिस में संभव है कि नहीं है। यह उनका विचारधारा उस समय में लाइफ स्टाइल से रिलेटेड। और इस आर्टिकल को अगर आप पढ़िएगा बहुत ध्यान से, तो आपको हैनीमैन के भावना को समझ पाइएगा कि वो लाइफ स्टाइल क्या कहते हैं। इस आर्टिकल में उन्होंने कहते हैं affected by the dietetic rule alone, which if simple are not to be despised। खाली एक शब्द को ले लीजिए, खाना आपका नहीं ठीक हो सकता है अगर उसको व्यवस्था नहीं कीजिएगा। फिर आगे उन्होंने एग्जाम्पल दिया है उस आर्टिकल में, कहा है कि आपको शरीर में कपड़े पहनने के तरीके को आपको नहीं मालूम है। इतना छोटी छोटी बातों को ने आप गर्मी ऐसा कपड़ा पहन रहे हैं जिसके अंदर की पसीना आपके शरीर के अंदर में सड़ रहा है ना, आप उस पर ध्यान नहीं दें। कोई लोग ऐसे कपड़ा पर पसीना निकलता रहता है, उस कपड़ा को धोते नहीं है और सड़ता है, तो क्या आपको स्किन डिजीज नहीं होगा? क्या इस स्किन डिजीज को इलाज करने की आवश्यकता है? ये डॉक्टर हैनीमैन ने सवाल किया है उस आर्टिकल में। इसे धोने की आवश्यकता है या इसे दवा देने की आवश्यकता है? और आप देखिएगा डॉक्टर हैनीमैन अपने प्रैक्टिस में, जब क्लिनिकल प्रैक्टिस में आप जाइएगा जर्मनी में, जहाँ कोथेन में ये प्रैक्टिस किया करते थे, उनका छोटा सा वहाँ पर क्लिनिक है। और उस क्लिनिक के पास में उनका एक छोटा सा बाथ टब रखा हुआ है, जो आज भी है। आप कभी जर्मनी जाने का मौका मिले कोथेन में, तो उस बाथ टब को जरूर देखिएगा। और उस बाथ टब एक हम लोग को संकेत देता है। क्या देता है? संदेश देता है। वो क्या करते थे, जो भी रोगी, दूर दराज से रोगी उनके पास में आते थे अपने घोड़ा गाड़ी पर बैठ करके उनसे इलाज कराने के लिए, और उन घोड़ा गाड़ी पर से आए हुए रोगियों को सबसे पहले तो क्या करते थे कि फूल्स है, पानी है, भींगा हुआ है, तो उसके आधार पर उसको नहाने के लिए उसकी व्यवस्था करते थे। पहले तो उसकी सफाई करते थे पहले, है ना, उसको बने, वो उनके सिखाने का काम था। ये उनका सिखाने का काम था, है ना। डॉक्टर हैनीमैन ने उनको ट्रेनिंग देना चाहते थे कि तुमको नहाना है। उसके बाद में उसको नाश्ता कर देते थे, उसको कुछ खाने के लिए देते थे, और खाना खिलाने के बाद में उसका उसके बाद में उसको पूछताछ करते थे। तो आने के पहले तुरंत रोगी नहीं देखते थे डॉक्टर हैनीमैन साहब। वहाँ पर पहले उसकी व्यवस्था को देखते थे, उसके स्टाइल को अध्ययन करते थे। नहा रहा है कि नहीं, दूर से आया है तो गर्म पानी से उसको नहाना है, ठंडा पानी से नहाना है। बहुत अच्छा बाथ टब है, पुराने जमाने का एक बाथिंग जो नहाने का जो जगह होता है उस जर्मनी के स्टाइल में, वह वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। और ये बात हम लोग को संकेत करता है ना। और अपने समय में डॉक्टर किया था, आज म्यूजियम के रूप में वहाँ पर रखा हुआ है।
ये हम लोगों के लिए समझने की बात है ना। हम लोग खाना खा रहे हैं, खाली मीट खा रहे हैं, है ना, क्योंकि कहते हैं कि ये चिकन जो है सो आलू से सस्ता है। अगर चिकन आलू से सस्ता है इसका मतलब हम खाली चिकन खाएंगे, आलू नहीं खाएंगे? आलू का जरूरत नहीं है, उसका भी तो जरूरत है ना। ये तो बहुत बड़ा महत्व है हम लोगों को लाइफ में। वेजिटेबल नहीं खाएंगे, ये नहीं खाएंगे, बहुत कुछ मन में बैठा लेते हैं। आँख के लालच से खाते हैं, जीभ के लालच से खाते हैं, आँख के लालच से भी खाते हैं। ये सारी जो व्यवस्था है हम लोगों के लिए बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और क्रॉनिक डिजीज में इन्होंने कहा है, आपको लेसर राइटिंग में ये आर्टिकल, आपको अगर लेसर राइटिंग देखिएगा उसमें लेसर राइटिंग में ये आर्टिकल आपको मिल जाएगा। और यहाँ पर लाइफ स्टाइल की चर्चा की। मैं इस आर्टिकल का इसलिए जिक्र कर रहा हूँ, ये लोग कहते हैं कि होम्योपैथी में हम लोग इसको कह रहे हैं, हम एलिमेंट्स आप कर रहे हैं, इसलिए मैं कहता हूँ कि ये लाइफ स्टाइल जो है सो बहुत ही इम्पोर्टेंट हम लोगों के लिए है। और इन्होंने बहुत सारी बातें कहा। ज्योग्राफिकल कंडीशन इन्फ्लुएंस, लाइफ स्टाइल में ज्योग्राफिकल इन्फ्लुएंस, आप कहाँ रहते हो, उस जगह का भोजन का शैली क्या है, और उस शैली आपके लिए सूटेबल है, आपके लिए सबसे उत्तम भोजन है। चूड़ा दही खाते हो, आपका सबसे बेस्ट ब्रेकफास्ट है। मुझे तो लगता है चूड़ा दही जब मैं खाता हूँ, क्योंकि मैं नॉर्थ बिहार का रहने वाला हूँ, तो मुझे चूड़ा दही बहुत अच्छा होता सवेरे, और जिस दिन खाता हूँ उस दिन मैं ठीक रहता हूँ। और सप्ताह में मैक्सिमम डेज में मैं चूड़ा दही ब्रेकफास्ट के लिए रखता हूँ। और आकर्षण क्या है कि नहीं, ये पूरी तला हुआ खाना है, ये बाजार का समोसा तला हुआ ये खाना है, ये सारी चीज़ को हम लोग सोचते रहते हैं और हम लोगों के लिए बीमारी का कारण बनता है। तो एक ज्योग्राफिकल कंडीशंस का इफेक्ट हमको समझना पड़ेगा। ये भी हम लोगों का, ये सारे आर्टिकल्स जो है, सारे बातें का जिक्र डॉक्टर हैनीमैन ने अपने इस आर्टिकल में किया है, ताकि सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट क्या है। सबसे कहा कि बेस्ट ट्रीटमेंट वही है जिसमें कि दवा नहीं दी जाती। दवा नहीं देना सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट है, डॉक्टर हैनीमैन ने कहा है। और भी बहुत लोग, एक बंगाल के चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे जो बहुत बड़े, मैं नाम भूल रहा हूँ, वो एक डॉक्टर भी थे। तो एक डॉक्टर मेडिकल कॉलेज के कॉन्वोकेशंस का समय था, और उस कॉन्वोकेशन में उन्होंने जब होता है तो लोग आशीर्वाद देते हैं, आशीर्वचन करते हैं। तो आशीर्वचन के समय में उन्होंने अपने सभी मेडिकल ग्रेजुएट से पूछा, अच्छा बताओ सबसे बेस्ट मेडिसिन कौन सा है, सबसे बेस्ट मेडिसिन कौन सा है। तो सब लोग अपने अपने अटकल लगाने लगे। तो उन्होंने कहा कि सबसे बेस्ट मेडिसिन है दवा नहीं देना, दवा नहीं देना। तो इस बात को की स्वीकृति हमारे मेडिकल साइंस में है, दवा नहीं देना, दवा रोगी को स्वयं अपने आप ठीक हो जाने देना। डॉक्टर हैनीमैन ने कहा कि हर एक समय दवा देने की आवश्यकता नहीं है, हर एक समय दवा देने की आवश्यकता नहीं है। दवा वही दो जहाँ इंटरवेंशन को आपको उसमें विरोध करना पड़े, आपको वहाँ पर इंटरवेन करना पड़े, वहीं पर आप दवा दो। और यही आपका सबसे बेस्ट मेथड ऑफ द ट्रीटमेंट का। अगर मान लीजिए कुछ लोग कहता है कि सर ये हम इसके गरीबी में हैं, मैं इस नाले के किनारे में मैं रहता हूँ, और आप देख रहे हो कि नाले का सड़ा पानी उसको प्रभावित कर रहा है, क्या आप उसके जीवन शैली को बदल सकते हो? कई एक लोग प्रश्न करते हैं, उस बेचारे के पास तो पैसा ही नहीं है, उस नाले, सड़े हुए नाले के पास में ही रहना उसका मजबूरी है, लाचारी है, और उसका गंध को सूंघना भी उसे लाचारी है। हम वहाँ पर उसके लाइफ स्टाइल को कैसे चेंज करेंगे? उसको उसके लिए जो ऐसी व्यवस्था करने की बात करेंगे कि वह उसके साथ में रह करके अपने को स्वस्थ बनाए रखे, उसके प्रति कॉन्शियस रहे, उससे कैसे अलग होने के लिए जो एंटी उसका जो है वो उसके से बचे रहे। तो ये व्यवस्था की बात आती है ना, व्यवस्था की बात आती है। हमारा बिजनेस है, हमारा प्लेस है, कहाँ पर हम काम करते हो, काम करने का तरीका है, ये सारे हमारे व्यवस्था की बात आती है। और ये सारी चीजें, बातों को डॉक्टर हैनीमैन ने टच किया है और कहा कि क्वालिटी वर्सेस क्वांटिटी, क्वालिटी वर्सेस क्वांटिटी, क्वालिटी इज मोर इंपॉर्टेंट देन द क्वांटिटी, है ना। कम ही खाओ लेकिन अच्छा खाओ, कम ही पैसा कमाओ लेकिन अच्छा जियो।
है ना, कम ही खाओ और अच्छा स्वस्थ रहो, और कम ही पैसा में रहो लेकिन अच्छा उसको संतुष्ट रहो। अगर यह पद्धति होता है तो हमारा जीवन जो है सो काफ़ी सरल होता है। तो हैनीमैन के 5वें एफॉरिज्म में भी हम लोग इसी चीज़ को देखते हैं, एक्साइटिंग फैक्टर्स एंड फंडामेंटल कॉज की बात करी गई है ना। एक्साइटिंग फैक्टर्स एंड फंडामेंटल कॉज, यह हम लोगों का ध्यान में रख करके करना है। और 224 एफॉरिज्म में भी उन्होंने मेंटल डिजीज के विषय में यही बात किया है ना, कि मेंटल को आप मूर्खतापूर्व जिंदगी को की बात वो करते हैं। अगर आपके पास में अपने मूर्ख ही बने रहना चाहते हो, अपने जीवन में समझ नहीं लाना चाहते हो, तो आपको कौन ठीक करेगा? नहीं कर सकता है ना। तो कहते हैं कि अगर कोई पेशेंट अपना पत्थर दीवार पर माथा पटकना चाहता है, माथा फोड़ना चाहता है, तो हमारा तो ये व्यवस्था है कि पहले उसको फोड़ने को समझाएं, उसको बात को उसको करें और उसके साथ में हम लोग उसका ट्रीटमेंट करें। 224, 225 और 226 में ये हैनीमैन यहाँ पर बहुत ही सरल ढंग से आपको कहा कि सबसे बड़ी बात क्या है? चेंज, परिवर्तन, है ना। सोशल कॉग्निशंस एंड चेंजेस सबसे इंपॉर्टेंट बात होता है, जो कि हमारे साइकोलॉजिकल फैक्टर्स का, और डॉक्टर हैनीमैन 227-25 में जो बात किया है 28 तक में, वहाँ पर चेंज की बात करी है, परिवर्तन लाने की बात करी है, और वहाँ पर दवा की बात बहुत कम उन्होंने कहा है, ठीक है ना। तो कहा कि परिवर्तन भी एक बहुत बड़ा दवा है, और दवा भी तो आपका परिवर्तन नहीं लाता है, दवा भी परिवर्तन लाता है, और इस परिवर्तन को स्वीकार करना हमें जरूरी है। और परिवर्तन को जो अपने जीवन में अपना लेता है उसको, तो रोगी को हमें यह सलाह देना पड़ता है कि उसके अपने जीवन में कैसे परिवर्तन लाना है। लेकिन आप कैसे सलाह दीजिएगा? आपको जानिएगा कि उसके अंदर में क्या परिवर्तन लाना है। वो तो बेचारा आपके पास में लाचारी में, उसको अपने खुद ज्ञान नहीं है कि किसके कारण हो रहा। तो जब आप पूछताछ करके ये सारी बातों को निकालिएगा, तो उसके अंदर में कौन सा डिटर्मिनेंट फैक्टर है, वह आपका बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। एक मॉडल है इसमें, है ना, एक भय होता है ना। भय के कारण भी लोग अपने जीवन में परिवर्तन नहीं लाते हैं, है ना। कुछ हो जाएगा नया में तो उसको हम लोग को समझाना पड़ता है कि नहीं, ऐसा करने से नहीं होगा। हमारे पास में लोग आते हैं, मैं कहता है कि अमरूद खाओ, है ना, कद्दू खीरा खाओ। अरे सर सर्दी हो जाएगा। हमने खा के तो देखो, खाए होगे नहीं, लोग बोलता है कि सर्दी हो जाएगा। क्यों नहीं खा रहा? भय के कारण। तो यहाँ का फियर ड्राइव मॉडल है, इसको कहते हैं फियर ड्राइव मॉडल। तो फियर ड्राइव मॉडल के कारण भी हम लोग बीमार पड़ते हैं। ये आपका आपके फैक्टर्स के अंदर में आता है फियर ड्राइव मॉडल। और अलग मैं कहता अच्छा खा के देखो, अब मैं बताता हूँ, अगर होगा तो देखा जाएगा। खाने हाँ, क्या हुआ? क्या हुआ? नहीं, मैं तो ठीक हूँ, मेरे को नहीं हुआ कुछ। तो मैं बोला कि देखो पहले से डरे हुए थे। इसी तरह से बहुत सारा चीज जो मान्यता बनी हुई है, उस मान्यता को हम लोग को चेंज में करना पड़ेगा, है ना। उस मान्यता को चेंज में करना पड़ेगा, जिससे कि हम लोग इस बात को समझ में पाए। फिर हेल्थ, आपको कुछ लोग अपने हेल्थ बिलीफ मॉडल, माने विश्वास, स्वास्थ्य को क्या अलग अपनी अपनी मान्यता है, तो उस स्वास्थ्य के मॉडल को हम लोगों को ये करना पड़ेगा। फिर बचाव करने के लिए प्रोटेक्शन मोटिवेशन मॉडल थ्योरी कहते हैं, प्रोटेक्शन मोटिवेशन थ्योरी। प्रोटेक्शन मोटिवेशन थ्योरी को अंदर में हम लोग भय को मुक्त करने का और ट्रेडिशनल बिहेवियर के अंदर में बिहेवियरल चेंजेस लाने की बात की जाती है। तो ये सब आपके बहुत सारे प्लान्ड बिहेवियर हैं, जिसको कि हम लोगों को उसके अंदर में अध्ययन करना है, और तब रोगी के अंदर में देखना पड़ेगा। सोशल कॉग्निशंस थ्योरी भी आते हैं इसके आगे में, सामाजिक बदलाव, समाज के साथ में कैसे उसका रिलेशनशिप हो जाए, समाज की व्यवस्था का। तो बहुत सारे लाइफ स्टाइल्स जो है, ये आपको हैबिट को चेंज करने में, इसका इंट्यूशंस, इमोशंस और ये सारी बातों को देखते हुए हम लोग उसके अंदर में जो परिवर्तन है उसको जानने का कोशिश करते हैं। कितना परिवर्तन हुआ उसको देखने का कोशिश करते हैं। ये आपका लाइफ स्टाइल जो है सो एक बहुत इम्पॉर्टेंट इशू होता है, जिसको कि हम लोगों को चेंज करके, परिवर्तन ला करके, समझा करके, प्यार से या प्लेसिबो दे करके,
है ना, प्यार से या प्लेसिबो दे करके, या उसको कुछ धमका के भी, हम लोग धमका के भी करते हैं, डरा करके भी करते हैं कि नहीं होगा, करोगे तो ऐसा हो जाएगा, तो वो करता है, डर से भी लोग करता है। तो साम दाम दंड भेद हमारा नीति है चिकित्सक के लिए, रोगी को ठीक करने के लिए। उद्देश्य क्या है? ठीक करना, और उस उद्देश्य के लिए आपको समझाना है रोगी को, उस उद्देश्य के लिए उसमें परिवर्तन लाने के लिए उसको प्रोत्साहित करना है और परिवर्तन ले आना है। और यही लाइफ स्टाइल स्टडी का हम लोगों का आज का महत्व है, और इस चीज़ को हम लोग को समझ करके हम लोग आगे कर सकते हैं। तो आज हम लोग इसके साथ में जो हम लोगों ने देखा, मैं समझता हूँ कि लाइव इस आपको मोटिवेट मैं कर रहा किया केस टेकिंग में इसको शामिल करने के लिए। इस मोटिवेशंस के साथ में मैं चाहूँगा कि आप लोग जो हैं सो अपने जीवन में इस तरह का विशेष परिवर्तन लाएं, और परिवर्तन ला करके रोगी के साथ में अध्ययन करने का प्रयास कीजिए। ठीक है, तो मैं इसके साथ में इस लेक्चर को समाप्त करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।